हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल जतन इनोम एकेडमी में आपका मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। आशा है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे। कंपटीशन के इस दौर में तन मन से अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे हुए होंगे। साथियों, हमारा चैनल शुरू करने का उद्देश्य वैश्विक महामारी के इस दौर में घर बैठे ही आप सभी को सारगर्भित एवं बिंदुवार तथ्यात्मक सामग्री प्रदान करना है, जिससे आप कम समय में ही संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए बार बार संपूर्ण अध्ययन सामग्री का दोहराव कार्य कर सकें एवं निश्चित तौर पर लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मित्रों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ नियमित रूप से हम अपना कर्म करते रहेंगे तो स्वयं सफलता अपने चरण चूमेगी। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आशा करती हूँ आपको हमारे पिछले वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो से भी आप नियमित रूप से लाभान्वित हो सकें। साथियों, अब हम अपने मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। आज का हमारा बिंदु है कार्यपालिका। कार्यपालिका बिंदु पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। हमारे इस सिलेबस में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों का ही बिंदुवार हमें अध्ययन करना है, जिसमें व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा अगर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है तो उल्लंघन करने वाले को दंड भी देती है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद आती हैं। देखो दोस्तों, संपूर्ण विश्व में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं। एक है संसदात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था जो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें प्राय सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है तथा न्यायपालिका उनकी दंड व्याख्या करती है। अर्थात अगर संविधान का उल्लंघन किया है किसी भी कानून ने तो उल्लंघन करने वालों को न्यायपालिका दंडित करती है। और शासन व्यवस्था का दूसरा रूप होता है अध्यक्षात्मक, जो कि अमेरिका में जिसका प्रावधान है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंगों के रूप में सर्वप्रथम हम कार्यपालिका का विस्तृत अध्ययन देखेंगे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद शामिल होती है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक व संवैधानिक प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में प्रावधान है भारत की समूची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। साथियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे प्रत्येक एक बिंदु जो कि तथ्यात्मक है कंठस्थ करना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अपने सिलेबस में अलग से एक बिंदु है अनुच्छेद। तो हम इन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं इनका अध्ययन हम अपने अलग अलग जो विभिन्न टॉपिक हैं उनमें ही कर लेंगे, ताकि हमें अलग से किसी भी तरह के अनुच्छेद का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 61 में ऐसा प्रावधान है, जिसकी व्याख्या देखते हैं हम। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो महाभियोग राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी। आगे है, राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। अगला बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। मनोनीत सदस्य लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं
वो आएंगे इसमें, और राज्यसभा में मनोनीत 12 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे वो मनोनीत सदस्यों में आएंगे, जो महाभियोग के प्रस्ताव में ये शामिल होंगे। अगला बिंदु है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अब अध्यादेश क्या होता है? जब दोनों सभाओं में से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह होती है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रति वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति से संबंधित विशेष तथ्य, सारे तथ्य एक ही जगह जुटा लिए गए हैं, इधर उधर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप इनको अच्छे से याद कर लें, कंफ्यूजन वाला कोई भी सिस्टम नहीं रखें। पहला है राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे है 1969 में वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे जो द्वितीय चरण की मतगणना में विजयी हुए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। ये मात्र एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के अन्य विभिन्न जो कार्य हैं वो हैं विदेशों में भारत के राजदूतों एवं उच्च आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट राष्ट्रपति रखता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अर्थात प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता हो वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पांडिचेरी ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अब ये ध्यान देने योग्य बात है, इसमें निर्वाचित सदस्य आते हैं, जबकि जो अनुच्छेद 61 है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया लगती है उसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दोस्तों अगला बिंदु है राष्ट्रपति का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता और न ही किसी तरह का चुनाव चिन्ह वितरित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रणाली लागू नहीं होती। आगे देखते हैं अनुच्छेद 60 में प्रावधान है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला बिंदु है राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु है अनुच्छेद 51 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित सभी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है।
सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करता है। अगला बिंदु है अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से होगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मित्रों, ये क्वेश्चन पूर्व में भी बहुत बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा, न कि संसद। इसका आंसर होगा लोकसभा, अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 111 जिसमें राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयकों को अनुमति प्रदान करते हैं, जिसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग होता है। वीटो के 3 प्रकार हैं। पहला है निरपेक्ष वीटो। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति न दे तो वह निरपेक्ष वीटो कहलाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है। अगला है निलंबकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे तो वह निलंबकारी वीटो कहलाता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करे तब वह राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहलाता है। 1987 में यानी जेल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया। किसी राष्ट्रपति द्वारा पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग 1987 में ही किया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब ये हुआ कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आंसर होगा दोस्तों 2 आंग्ल भारतीय प्लस 12 राज्यसभा के सदस्य, यानी संसद में राष्ट्रपति द्वारा कुल 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें 2 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। अब हम अपना अगला बिंदु देखेंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है? इसमें है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा, स्वतंत्रता संकट की घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन जरूरी है। अनुमोदन के बाद ऐसा आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा। इसे अधिकतम समय तक लागू रखने के लिए प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति जरूरी है। हर 6 माह में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए जारी किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा अनिश्चित काल के लिए। क्यों? क्योंकि संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह के बाद इसको स्वीकृति जारी करने के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी किया जा सकता
है। व्यवहार में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की गई है। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के लगने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति विधि के किसी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। दोस्तों, अगला फैक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसका हम विवरण देखते हैं। क्षमादान एक व्यापक शब्द है जिसमें अपराधी को सभी दोषों से बरी कर दिया जाता है। क्षमादान के विभिन्न रूप हैं, जिनमें है लघुकरण, जिसमें दंड की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, जैसे मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना। परिहार, केवल दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, जैसे 1 वर्ष की सजा को 6 महीने की सजा में परिवर्तित कर देना। निलंबन में किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अथवा किसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को निर्धारित सजा की बजाय कम सजा प्रदान करना। अगला है मृत्युदंड से पूर्ण क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। कोर्ट मार्शल अपराधी को भी क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान के लिए मौखिक सुनवाई नहीं होती। क्षमादान राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन ये उसकी संवैधानिक शक्ति है, व्यक्तिगत शक्ति नहीं। कार्यपालिका में ही हम अगला बिंदु देखते हैं, प्रधानमंत्री। संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। अगला बिंदु है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकता। लोकसभा में अपना बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व एवं मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। अगला बिंदु है, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। प्रधानमंत्री शासन का नीति निर्माता होता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसी भी सदन से लिए जा सकते हैं, यानी मंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी मंत्री लिए जा सकते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण अपन व्याख्या देखेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वो राज्यसभा से सदस्य थी। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री होने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। उप प्रधानमंत्री का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। उप प्रधानमंत्री चुने जाने वाला व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है, तो होगा कैबिनेट मंत्री। अब दोस्तों आगे है
केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, यानी लोकसभा अथवा राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द एवं मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि कैबिनेट शब्द अर्थात मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। ये फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 से यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका अपवाद है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का दिल्ली विधानसभा की कुल सदस्यों का 10% होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है मंत्रिपरिषद का निर्णय सामूहिक होता है, इसलिए कोई भी मंत्री इससे असहमत नहीं हो सकता। अतः एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का निर्णय माना जाता है। यदि किसी मंत्री के निर्णय से लोकसभा असहमत है तो समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होती है तथा इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य होता है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें केवल 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और ये मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। दोस्तों, हमेशा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में कंफ्यूजन रहता है। इस तथ्य के माध्यम से हमारा ये कंफ्यूजन कंप्लीट दूर हो जाएगा। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है और इसे ही भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, ऐसा अनुच्छेद 79 में प्रावधान है। साथियों, कई बार ऐसे शब्द आते हैं अपने सामने जिनको लेकर हम ये सोचते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे सत्रावसन क्या है, विघटन क्या है, लेमडेक क्या है, और हमें लगता है कि ये एक ही है और इनका अर्थ भी समान ही है, लेकिन हम यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सत्रावसान क्या है। सत्रावसान से आज से संसद के सत्र की समाप्ति होना है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रावसान के बाद सदन के पटल पर लंबित सभी संकल्प प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विधेयक समाप्त नहीं होता। स्थायी रूप से संसद के कामकाज का बंद होना स्थगन है। सदन का स्थगन निश्चित समय के लिए अथवा अनिश्चित कालीन भी कभी कभी हो जाता है। स्थगन सदन के सभापति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। अगला है विघटन। विघटन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का कौन सा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। विघटन से लोकसभा के कार्यकाल का अंत हो जाता है तथा एक नए लोकसभा का चुनाव कराना पड़ता है। विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
अब आगे हम देखते हैं अधिवेशन क्या है। संसद की प्रतिदिन होने वाली बैठक अधिवेशन कहलाती है। लेम डेक क्या है? ये नई लोकसभा के गठन से पूर्व और वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डेक कहलाते हैं। संसद के अनिवार्यतः 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून कालीन सत्र एवं शीतकालीन सत्र। लेकिन साथियों, यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति स्वयं या आवश्यकता होने पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद के विशेष सत्र भी आहूत कर सकता है, यानी बुला सकता है। अब हम संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग विस्तृत अध्ययन देखेंगे। लोकसभा, जिसकी अधिकतम संख्या भारतीय संविधान में 552 सदस्य है, 530 जिसमें राज्य से 20 संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में वास्तविक संख्या 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 84 में है। योग्यताएं हैं, वे भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। यदि कोई सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। स्पीकर या सभापति इस प्रकार की अयोग्यता का निर्णय करता है, परंतु इन 60 दिनों में यदि लगातार 4 दिन से ज्यादा सदन का स्थगन हुआ है तो उसे नहीं गिना जाएगा। अगला है अयोग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार निर्णय लेंगे। यदि कोई अयोग्य सांसद बैठक में भागीदारी लेता है, उस पर 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। दल बदल कानून के उल्लंघन की दशा में सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा स्पीकर अथवा राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। 93वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल एवं दल के विखंडन के मध्य का अंतर समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब कोई भी सांसद न तो अकेले दल बदल कर सकता है और न ही समूह के साथ दल बदल करने की इजाजत है। अगला है अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा क्षेत्रों के आकार का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनः निर्धारण किया जाता है। वर्तमान समय में निम्नलिखित परिसीमन आयोग स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 1952 में परिसीमन आयोग बना, 1962 में बना, 1972 में और 2002 में। 2002 में लोकसभा सीटों को समायोजित करने के लिए कुलदीप सिंह आयोग की स्थापना हुई, जिन्होंने लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन विभिन्न लोकसभा की सीटों के आकार में समायोजन किया गया। इस समायोजन का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ गई थी। अगला ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। यानी जनसंख्या चाहे कितनी भी बढ़े या घटे, लेकिन 2026 तक लोकसभा की जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी। पुनर्परिसीमन के बाद 15वीं लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियां। लोकसभा की विशेष शक्तियों में सारे तथ्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक तथ्य को ध्यान से पढ़ना है और उन्हें कंठस्थ कर लेना है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। लोकसभा का स्पीकर संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संयुक्त बैठक में लोकसभा की ज्यादा संख्या होने के कारण संयुक्त बैठक में प्रभावी भूमिका भी
लोकसभा की ही होती है। लोकतंत्र लोगों के प्रतिनिधित्व का सदन होने के कारण लोकसभा का महत्व निर्विवाद रूप से अधिक है। राज्यसभा और लोकसभा की तुलना में कौन सा सदन अत्यंत महत्वपूर्ण है? लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर को यानी अध्यक्ष को ही है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को समाप्त करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से ही लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तारीख तय करता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष की चयन की तारीख का निर्धारण करता है राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटाया जाता है। स्पीकर को हटाने के संकल्प को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। प्रस्तावित करने से पहले जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष पर हटाने का संकल्प प्रस्तावित है तो वह संकल्प पर मतदान पहले करेगा और वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। लोकसभा के विघटन होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक से पहले तक अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि वह लोकसभा सचिवालय कार्य प्रधान होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सबसे लंबा कार्यकाल 5वीं लोकसभा का था। लगभग 6 वर्ष का कार्यकाल इस लोकसभा का रहा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल 1976 में बढ़ाना पड़ा। स्पीकर संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा यदि वह किसी संसदीय समिति में सदस्य है तो उसे समिति का पदेन सभापति बना दिया जाता है, अर्थात वह जिस समिति में सदस्य है वह उसका पदेन सभापति ही होता है। किसी मुद्दे पर अगर सदन में समान मत पड़े तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वह गणपूर्ति अथवा कोरम न होने पर सदन को स्थगित कर दे। गणपूर्ति का आशय है दोस्तों सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना। अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। जो उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो लोकसभा में दूसरे सदस्य को इस पद के लिए चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में सदन की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष 10 सदस्यों की सूची बनाते हैं। इस सूची का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो ऐसा व्यक्ति पद ग्रहण करता है जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। अगला है साथियों प्रोटेम स्पीकर। जब नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तब राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से ही वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना तथा नए स्थायी स्पीकर के चयन तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार यदि विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा के विघटन के पश्चात उसे समाप्त मान लिया जाएगा। यदि कोई भी विधेयक लोकसभा में लंबित है उन लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयक ही समाप्त मान लिया जाता है। राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक को
आहूत किया हो तो लोकसभा के विघटन के पश्चात भी संयुक्त बैठक होगी जिसमें विधेयक पर विचार किया जाएगा। साथियों, दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारत में संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में सभी राज्यों से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या इसमें समान नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 सदस्य लिए गए हैं, जबकि नागालैंड, मिजोरम आदि राज्यों से राज्यसभा का केवल एक निर्वाचित सदस्य ही जाता है, जबकि राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी ये 2 संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, क्योंकि वहां पर विधानसभाएं हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होंगी? वह भारत का नागरिक हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति राज्य विशेष का निवासी हो, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही होता है। राज्यसभा के लिए आयु का कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में खुला मतदान किया जाता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा विघटित नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। साथियों, हम आगे देखते हैं राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस समय वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का विचार चल रहा हो तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, परंतु वह सदन में उपस्थित रह सकता है। वह सदन में कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता, जबकि लोकसभा अध्यक्ष हटाने का विचार चलने पर मत दे सकता है। आगे हम देखते हैं सभापति का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होता है। सदन में किसी मुद्दे पर मत समान रहने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। धन विधेयक के बारे में निर्णय लेना, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना राज्यसभा के सभापति के पास शक्तियां नहीं होती। राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा राष्ट्रीय हित में संसद को इस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार दे सकती है। इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थित एवं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल केवल राज्यसभा ही कर सकती है। राज्यसभा राज्यों का सदन माना जाता है। दोस्तों, हम आगे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां भी हैं, जिनमें दोनों को समान अधिकार हैं। ऐसा क्या क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके महाभियोग में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी, जैसा हमने पहले देखा भी है कि इंदिरा गांधी सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बनी थी तो लोकसभा से नहीं होकर राज्यसभा
से ही सांसद थे। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत दोनों सदनों का विशेषाधिकारों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता को बढ़ाने का अनुमोदन करने की शक्ति दोनों को समान है। न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति के संबंध में दोनों सदन समान हैं। अनुदान की मांग पर चर्चा दोनों सदनों में ही होती है। अब हम देखते हैं राज्यसभा की उपयोगिता। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 सांसदों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। संसद में कही गई किसी बात के लिए उन्हें किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। सांसदों को 2 प्रकार की संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सांसदों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार और संसद के प्रति सामूहिक रूप से संसदीय विशेषाधिकार। सांसदों की सदन की बैठकों के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद किसी सिविल मामले में उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय स्पीकर करता है। भारत की संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष ही नाम निर्देशित करता है। भारत में संसदीय समितियों में से लोकलेखा समिति एक विभागीय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस संसदीय समिति को रखवाले कुत्ते की संज्ञा दी गई है, तो इसका आंसर होगा लोकलेखा समिति। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की योग्यता के प्रश्नों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अगला बिंदु है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पदत्याग का पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ता है। जिस संसद में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता उसे त्रिशंकु हंग संसद के रूप में व्यक्त किया जाता है। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। जैसा हमने देखा था 5वीं लोकसभा में लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक बड़ा था। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। शून्यकाल प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इसकी हम पूरी व्याख्या देखते हैं। शून्यकाल 12 बजे से प्रारंभ होता है, 5 से 15 मिनट तक चलता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ एक तरह से स्थगन काल से है। संसद की संयुक्त बैठक लोक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति आहूत करता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है क्योंकि भारत में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद भवन का डिजाइन तैयार करने में सर हर्बर्ट बेकर की प्रमुख भूमिका रही। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है क्योंकि इसे संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार है। दोस्तों, वैसे हम सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड अपने अगले वीडियो में उसका कंप्लीट विवरण देखेंगे। भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। न्यायाधीशों के चयन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति है। भारत के संविधान में ये निर्धारित नहीं किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस अथवा संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति केवल और केवल संसद को है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। लोकसभा में राम सुभग सिंह 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता
चुने गए। अगला बिंदु है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाए तो उसे 10 दिन की अवधि में यह सूचित करना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बना रहेगा, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्राक्कलन समिति 30 सदस्यों वाली इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोकलेखा समिति जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो सामान्यतः लोकसभा में विपक्ष दल का होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये बिंदु कार्यपालिका का यही कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।